हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं वन शॉट सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस का एक लास्ट पार्ट है। तो ऑलरेडी 3 पार्ट आपको कैलकुलस के मिल चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स सारा का सारा रिवाइज कर लिया। आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, ऊपर प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर जाके देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई ना तो कम से कम 4 से 5 नंबर में आएगी भाई। तो इसलिए बिल्कुल हल्के में लेके मत चलना कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो अगर हम सीबीएसई सैम्पल पेपर को देखें ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन दे रखा था 1 नंबर का। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन 1 नंबर का ही एग्जाम में आए। तो हल्के में लेके मत चलना, डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं ऐसा ना हो कि आपके नंबर खत्म कर दे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक सबसे पहली जो चीज़ है, सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है एक्चुअली। अब देखोगे जो इक्वेशंस होगी ना, इक्वेशन में अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। जो इसमें टेक्निकल में अभी हमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव्स अगर इन्वॉल्व हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब डेरिवेटिव जो होते हैं ना, बस ये ध्यान रखना कि जैसे अगर हम dy बाई डी एक्स लिख रहे हैं तो पूरी इक्वेशन में फिर dy बाई डी एक्स वाली टर्म से होनी चाहिए। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, उसमें थर्ड डेरिवेटिव हो सकता है d2y dx स्क्वायर d3y dx क्यूब, लेकिन वहाँ पर y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगी एक जगह dy बाई dx हो, एक जगह dx बाई dy हो, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में तो एटलीस्ट अभी नहीं है। तो अब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको समझना है, सबसे पहला काम समझना है कि ऑर्डर क्या होता है, उसकी डिग्री क्या होती है। ऑर्डर और डिग्री में मैं क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो यहाँ पर हमने 3 इक्वेशन लिखी हुई है, इन तीनों में हम फाइंड करेंगे पहले ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है कि इक्वेशन के अंदर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, जितनी बार डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, और डिग्री निकालने के लिए हम उसी ऑर्डर की पावर को देखते हैं। जहां से आपने ऑर्डर देखा है ना, उसी की पावर को देखना है कि उसकी पावर कितनी दे रखी है, वही उसकी डिग्री कहलाती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा झोल झाल है। वो झोल झाल क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर देखो पहले वाली इक्वेशन है dy बाई डी एक्स है और कुछ नहीं है ना, dy बाई डी एक्स की कोई पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मैं इसमें पावर लगा देता हूँ, इसमें मैंने यहाँ पर पावर लगा दी एक, यहाँ पर मैंने पावर लगा दी इसकी 3। ठीक है, तो डेरिवेटिव तो इसमें एक ही बार हो रहा है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव तो एक ही बार हो रहा है, तो इसका ऑर्डर तो बनेगा 1, क्योंकि डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, लेकिन उसकी पावर 3 है, ऑर्डर की पावर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है ना ये 3 हो जाएगी। यहां पर आप देखो कि यहां पर डेरिवेटिव देखो, यहां पर भी हो रहा है ds बाई डी टी, एक बार डेरिवेटिव हो रहा है। यहां d2s dt स्क्वायर, यहां 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो यहां डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, यहां डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है। तो बड़े वाला कौन सा है, 2 बार जो हो रहा है वो बड़ा है। तो इसका जो डिग्री है ना वो तो 2 है, सॉरी ऑर्डर तो इसका 2 है, तो इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। अब डिग्री की बात जब आएगी तो डिग्री के लिए आप ये वाला 4 जो है ना, इसको अगर आप 4 आंसर लिखोगे तो हो जाएगा गलत हो जाएगा। 4 नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, आपको इसी की पावर देखनी है जहां से आपने ऑर्डर डिसाइड करा है, वहीं से इसकी पावर देखनी है। अब इसकी पावर तो कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो होती है ना यार, 0 तो नहीं लिखेंगे। तो यहां पर कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब पावर इसकी 1 है, तो इसकी जो डिग्री है ना ये होगी 1। ऑर्डर हो गया 2, डिग्री होगी 1। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा झूल झाल वाला मामला जो ना अब आएगा। यहां पर देखो, यहां dx है, यहाँ पर dy है। थोड़ा सा यहाँ इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है लिखने में, तो हम यहाँ पर इक्वेशन में इसको मैं काट देता हूँ, मैंने ना इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, d2y dx स्क्वायर प्लस में x log dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। मान लो ये मैंने लिख दिया। तो अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, यहाँ डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर तो इसका हो गया 2, क्योंकि इसमें 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है। चलो जी, ऑर्डर तो लिख दिया हमने 2। अब बात जो डिग्री की आती है ना, झूलझाल जो होता है ना वो डिग्री में ही होता है, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बेचारा सीधा साधा है, वो कहता है भाई आप ये देख लो भाई कि भाई सबसे ज़्यादा ऑर्डर कितना हो रहा है, वही मेरा आंसर है। लेकिन डिग्री ये कहती है कि भाई अगर डेरिवेटिव लॉग का आर्ग्यूमेंट में हो तो इसकी डिग्री आप नहीं निकाल सकते, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। यानी ये आपको कहां पर ध्यान रखना है। अगर यहां पर खाली log x दिया होता या log y दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम इसकी डिग्री देखते, इसकी पावर देखते, इसकी पावर 1 है तो हमारा डिग्री 1 आ जाती। लेकिन यहां पर जो डेरिवेटिव है ना, log का जो आर्ग्यूमेंट है वो डेरिवेटिव में नहीं होना चाहिए। अब log का जब डेरिवेटिव करते तो कहीं पर आता है ऐसा कुछ,
log y का डेरिवेटिव करोगे तो log y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, log डी वाई बाई डी एक्स तो कहीं नहीं आएगा। ऐसे ही e की पावर में हो, e की अगर पावर हो ना, e की पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो इसकी डिग्री है ना ये भी नॉट डिफाइंड होगी। चाहे बाकी क्वेश्चन में ऑर्डर कितना भी दे रखा हो, कितना बड़ा दे रखा हो, अगर आपके पास डेरिवेटिव में कहीं पर भी e की पावर डेरिवेटिव में आ गई या log का जो आर्ग्यूमेंट है वो डेरिवेटिव में आ गया, तो डिग्री को हमेशा लिखना है आपको नॉट डिफाइंड। ऑर्डर जैसा बताया था, ऑर्डर वैसे ही आपको छाटना है, उसके हिसाब से हमने ऑर्डर का आंसर देना है। क्लियर होगी बात यहां पर। अब चलते हैं हम इस पर नेक्स्ट टॉपिक पर कि जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जनरल सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं? देखिए, जनरल सॉल्यूशन जैसे हम किसी भी इक्वेशन को जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसका एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे आप समझो कि जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो इंटीग्रेशन में क्या होता था कि हमारे पास इक्वेशन के अंदर एक कांस्टेंट आता था c। अगर आपने उस c की वैल्यू निकाल दी तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अगर आपने c को ऐसे ही रहने दिया तो उसका मतलब वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। वो बहुत सारी इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ऐसे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, c की तरह ही कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, वो a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। अगर वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। और अगर उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हम वैल्यू निकाल दें, उसके लिए कुछ कंडीशंस हमें दे रखी होगी, वो भी निकालना हम सीखेंगे। जो कंडीशन हमें दे रखी होगी वो कंडीशन से यूज करके आप a और b या c जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया उसकी वैल्यू निकाल दोगे तो वो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर मतलब एक खास तरह का सॉल्यूशन जिसमें a b c की वैल्यू आपने निकाल दी है। अगर आपने वो वैल्यू नहीं निकाली तो इसका मतलब a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको बोलेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं? तो भाई आप अगर देखो कि अगर आपके पास nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, nth ऑर्डर की अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके अंदर n नंबर ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर आपके पास ऑर्डर उसका 2 है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो उसके अंदर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। अगर ऑर्डर 4 है तो उसके अंदर 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 आएगा हमेशा, चाहे कितना भी ऑर्डर हो, क्योंकि आप क्या करोगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो तभी निकलेगा ना जब आप उस ऑर्डर उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म कर दोगे। आप a b c जो भी दे रखे हैं उनकी वैल्यू निकाल के उसको पुट करोगे तभी तो पर्टिकुलर बनेगा। अब पर्टिकुलर बन गया तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी खत्म हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन के अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितनी उस इक्वेशन का ऑर्डर होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमेशा 0 के बराबर ही होंगे, चाहे ऑर्डर कितना भी दे रखा हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि वेरीफाई दैट द फंक्शन दिस फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, यानी ये वाला जो फंक्शन है ना, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब इसके दो तरीके होते हैं आपके पास, या तो आप ये करो कि यहाँ पर d2y dx स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, ये वैल्यू निकालो, यहाँ पर पुट कर दो। y की वैल्यू आपको ये दे ही रखी है, इसको निकालो, वहाँ पर पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड के बराबर आपका आंसर आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप उस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो। जिस क्वेश्चन में जैसा आसान लगे वैसा आप काम करो। देखो कैसे करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करो। y का डेरिवेटिव आ गया dy बाई डी एक्स, ए कॉन्स्टेंट हो गया, e की पावर bx का डेरिवेटिव e की पावर bx ही रहेगा, और bx का डेरिवेटिव करेंगे तो वही b आएगा। ठीक है, चेन रूल लगाओगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है उसके लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव और चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव और निकाल लो इसका, d2y dx स्क्वायर। फिर से वैसे ही करो, a आ गया, e की पावर bx का e की पावर bx आ गया, फिर bx का करेंगे तो b और आएगा, और एक b तो पहले से क्वेश्चन के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब 2 b हो गए, यानी बन गया b स्क्वायर। अब लेकिन आंसर तो हमारा इस फॉर्मेट में नहीं है, तो आंसर में क्या है, हमें यहाँ पर b स्क्वायर की ये चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये हमारा अनवांटेड है, ये नहीं चाहिए हमें, लेकिन ये था क्या, ये तो क्वेश्चन ही था ना हमारा, a e की पावर bx, तो उठा के इसको y की जगह पुट कर दो, तो ये बन गया d2y dx स्क्वायर इक्वल्स टू y इंटू में b स्क्वायर। अब आप इसको ले आओ इधर, तो इक्वेशन बन गई आपकी d2y dx स्क्वायर माइनस b स्क्वायर y, ये बन गया आपका आंसर। इसमें कहता है वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये इक्वेशन इसकी सॉल्यूशन है। पहले तो इतना करते हैं, बाकी का पार्ट फिर बाद में देखते हैं।
तो यहाँ पर देखो डेरिवेटिव एक ही बार हो रहा है, तो आपको डेरिवेटिव एक ही बार करना है। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ गया, c कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव सेम रहेगा पहले तो, फिर माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 3x² आ गया। अब जो आंसर है उसमें हमें ये नहीं चाहिए, तो इसकी जगह y है, यहाँ पर y पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में ये हो जाएगा y इंटू माइनस 3x²। तो हमारा आंसर बना dy बाई डी एक्स, और इसको इधर ले आओगे तो माइनस ही प्लस हो जाएगा। ऐसे चाहिए ना हमें, जैसे हमें प्रूफ में चाहिए ना वैसे आपको करना है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब उसके बाद कहता है कि आल्सो डिटरमाइन द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। आपको ये बताना है कि जो सॉल्यूशन कर्व है उसकी जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी गई है वो सॉल्यूशन कर्व की वैल्यू क्या है अगर वो इस पॉइंट से पास होता है। तो कर्व ये है हमारा, ठीक है, कर्व ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट 0 और 5 है ना उसको यहाँ पर पुट करना है। y की जगह पुट करो आप 5 और x की जगह पुट करो 0। अभी x की पावर 3 है तो 0 ही हो जाएगा। अब e की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो 5 इक्वल्स टू में c, यानी c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब c की वैल्यू अगर 5 है तो अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो आपके पास सॉल्यूशन कर्व है वो क्या बन गया, y इक्वल्स टू में 5 e की पावर माइनस एक्स क्यूब। ये हमारा आंसर बन गया जो सॉल्यूशन कर्व हमें चाहिए था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई करना यहाँ पर भी हमें कि ये वाली जो इक्वेशन है इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर भी डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है तो 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो जी, y का डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, 1/x का डेरिवेटिव करेंगे तो -1/x², इसका आ जाएगा -1/x। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, या हम पहले सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। तो इसका डेरिवेटिव तो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/x³, ये हो जाएगा +1/x²। अब ये मत पूछना कमेंट बॉक्स में कि डेरिवेटिव कैसे आया, डेरिवेटिव नहीं आता ढंग से तो डेरिवेटिव वाला वीडियो देख लेना अच्छे तरीके से। डेरिवेटिव अच्छी तरह से आना चाहिए वीडियो देखने से पहले, डेरिवेटिव भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सही से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से हमें ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, बन तो जाएगा लेकिन उससे बेटर ये रहेगा कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी, सारी वहाँ पर पुट कर दो ना, वो आसान रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर मैं पुट करूँगा अगर x² इंटू में सेकंड डेरिवेटिव ये है, प्लस में x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, फिर माइनस y की जगह आपके पास वो है। अब इसको हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के बराबर। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2/x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1, फिर x को इससे करेंगे आ जाएगा -1/x, इसको इससे करेंगे आ जाएगा -1, फिर इधर से करेंगे -1/x और ये आ जाएगा प्लस में log x। अब देखो ये जो 2/x आ रहा है और ये -1/x, ये -1/x दोनों मिलकर इकट्ठा होके इसका काम तमाम कर देंगे। इन दोनों को कम थोड़ा ना समझोगे, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो 2/x के बराबर ही हो जाएंगे। और यहाँ से 1 और -1 है ये भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया यहाँ पर log x और राइट हैंड साइड में आपके log x ही है। तो इस तरीके से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे आपको जिस क्वेश्चन में आसान लगे वो तरीका आप अपनाओ। यहाँ पर कहता है कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है और dx बाई dy है। हालांकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देने, पर हमें उससे भी कुछ करना नहीं है, हमें क्योंकि बनानी नहीं, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल कर वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आ गया 2y, फिर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, 2 से इसको कैंसिल कर लो तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2a/y। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ राइट हैंड साइड को लेके चलो आप। ये कह रहा है x इंटू में dy बाई डी एक्स की जगह आ गया 2a/y प्लस a इंटू में dx बाई dy।
अब dx बाई dy निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे, यह आ जाएगा y अपॉन में 2a। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या ये हमारे पास y बनेगा, तो इस a से मैं इस a को काट दूँ और यहाँ से ये x तो हमारे पास रह गया, ये x हमारे पास रह गया और x की वैल्यू अब क्योंकि हमें उसके y के बराबर लाना है, ये x हमें नहीं चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन में 4a और यहाँ पर पुट कर देते हैं वाई स्क्वायर अपॉन में 4a इंटू में 2a अपॉन में y प्लस यहाँ पर रहेगा y अपॉन में 2। अब देखो 2a से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर, y से ये कैंसिल हो गया, तो ये y अपॉन 2 बच गया और ये भी y अपॉन 2 बच गया, यानी आंसर आ गया आपका y। तो ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। उसके बाद कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। अभी तक तो हम बस ये वेरीफाई कर रहे थे कि एक इक्वेशन हमें बनी बनाई मिल रखी थी, हमें उसको वेरीफाई करना था कि हाँ भाई ऐसा होता है, जाओ भाई। लेकिन अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते समय हमें पता कैसे चलेगा कि हमें डेरिवेटिव कितनी बार करना है, क्या एक बार डेरिवेटिव करें या 2 बार करें या 3 बार करें या फिर करते रहें। तो ये डेरिवेटिव हमें पता उससे चलेगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होंगे ना उसके अंदर उतनी बार ही डेरिवेटिव कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे कम नहीं कर सकते। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एक ही बार डेरिवेटिव करोगे, दूसरी बार ज़रूरत नहीं है। अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 2 बार ही करना पड़ेगा, एक बार से काम नहीं चलेगा, 2 बार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। तो उसके लिए पहले आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पर कहता है कि फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला। अब पैराबोला की इक्वेशन 11th क्लास पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? 11th क्लास पढ़ी होगी तो पैराबोला की इक्वेशन ध्यान आ जाएगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बताऊंगा, अभी कोई बात नहीं, बताना तो पड़ेगा ना मुझे, ठीक है। हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर ये पैराबोला किस तरह का है, इसका जो डायरेक्शन है ना वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब इस तरह का पैराबोला है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और अगर एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो इस तरह का बनता है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो ध्यान रखना कि किसके अलोंग आपको उसकी डायरेक्शन दे रखी है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो ये इधर हो जाएगा, वो नीचे हो जाएगा, तो उसमें बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन लग जाएगा बस। तो हमारे पास इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब हमें यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है a, x और y तो वेरिएबल है, एक a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आपको एक ही बार इसका डेरिवेटिव करना है और एक बार के डेरिवेटिव करने के बाद ही आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बतानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने का देखो क्या तरीका है, अगर मैं यहीं पर ही इसको डेरिवेटिव कर दूँ, यहीं पर ही मैं डेरिवेटिव कर दूँ तो ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव आपको dy बाई dx लिखना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं, हम यहाँ से 4a की वैल्यू निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या आपको ख़त्म ही करना है एक ही बार में, तो आप ये कर सकते हो कि y को आप इधर ले आओ और इस कांस्टेंट को यहाँ अकेला छोड़ दो। जब कांस्टेंट अकेला हो जाता है ना तो बेचारा कमज़ोर हो जाता है। अब कमज़ोर हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव करके आप उसे ख़त्म कर सकते हो, उसका तिया पाचा कर सकते हो, उसको जीरो कर सकते हो डेरिवेटिव करने के बाद। लेकिन जब वो किसी के साथ होता है तो वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका आप। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है एक्स स्क्वायर का, तो आ गया 2x, y रहेगा एज इट इज़, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो माइनस, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, y का डेरिवेटिव कर देंगे dy बाई dx डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। अब क्योंकि इधर कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये भी जीरो हो जाएगा। हमारे पास ये रह गया। अब यहाँ से जो x है ना वो भी अब कॉमन निकाल दो, ये आ गया। और ये माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, इसको यहाँ छोड़ो, तो अब डी वाई बाई डी आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ये भी आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। आंसर भी ऐसे ही है, आंसर भी ऐसे ही छोड़ रखा है उन्होंने। बाकी आप एक्स को इधर ला के रख दोगे तो भी वो ठीक है, तो भी गलत नहीं है वो। अब यहां पर कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स। इस तरह का भी हमने किया था एक, y इक्वल्स टू ए ई की पावर बी एक्स। अब यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो दो आपको इसमें 2 बार डेरिवेटिव करना है। 2 बार डेरिवेटिव करके दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको ख़त्म करने हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले डेरिवेटिव करा,
डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ए एज इट इज रहेगा, ई की पावर बी एक्स का ई की पावर बी एक्स हो गया, और फिर बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो बी आ गया। अभी ना तो यहाँ पर ए खत्म हुआ ना यहाँ पर बी खत्म हुआ। अब हम क्या करें, ये ए ई की पावर बी एक्स जो है इसकी वैल्यू आपके पास है यहाँ पर वाई, तो अब इसको पूरे को खत्म कर दो, यहाँ पर रह जाएगा वाई। इस तरह से हो गया। अब आप जब इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तब एक तो हमारा खत्म हो गया। अब अगली बार में आप क्या कर सकते हो, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में किया था, वाई को इधर लाके फिर क्वेश्चन टूल लगा दो, या तो तरीका वो, या फिर एक तरीका दूसरा ये हो सकता है कि हम डेरिवेटिव कर दें, हम इस इक्वेशन को यहीं पर ही छोड़ दें। ये फर्स्ट है हमारे पास, ये सेकंड है। अब इसका डेरिवेटिव आप करोगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू में बी। अब हमें दूसरा यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो चुका है, 2 से ज़्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी भी बी हमारे पास मौजूद है। तो उस बी को ख़त्म करने के लिए आप ये यूज़ कर लो, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई, और वो वहाँ पर पुट कर दो। तो बी की जगह क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में वाई। अब ये जो वाई है, इस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ ले आओ, तो ये बन जाएगा वाई इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहे इसको इधर ही रखो या इसको इधर भी ला सकते हो, वाई इंटू डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बन गई। एट्थ क्वेश्चन में कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, अगर हाइपरबोला यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर फोकाई है, तो इसकी जो इक्वेशन है वो बनती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगर इसका फोकाई वाई एक्सिस पे हो जाए तो यहाँ पर y इधर पहले आ जाएगा, x इधर बाद में आ जाएगा, बस इतना चेंज होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें 11th क्लास में आपको दे रखी थी, पैराबोला और एलिप्स और हाइपरबोला। अगर नहीं याद हैं तो एक बार या तो मेरी 11th वाली वीडियो देख लेना, या 11th के जो टॉपिक्स आपने नोट्स बनाए होंगे गलती से तो उनमें देख लेना। ठीक है, इक्वेशन ज़रूर आपको कर लेनी है, पैराबोला की, हाइपरबोला की, एलिप्स की और सर्कल की, इन चारों इक्वेशन को कर लेना है। तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया आपके पास 2x अपॉन में ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस 2y, फिर डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इधर लेके जाओ, माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। माइनस कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास दोनों के दोनों अभी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचे हुए हैं, और डेरिवेटिव हम एक बार कर चुके हैं, एक बार और कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर को इधर ले आते हैं, एक्स को यहाँ ले आते हैं। तो इक्वेशन ऐसे बन गई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। अब अगर आप डेरिवेटिव करोगे ना, यहाँ पर कोई ए बी नहीं है, यहाँ पर खाली कांस्टेंट है, तो ये दोनों ही का दोनों ही खत्म हो जाएंगे एक ही बार में। बस इसका डेरिवेटिव थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाना है और ऊपर प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, दोनों रूल इकट्ठे लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर 2 फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नीचे वाले का तो स्क्वायर करना है, ऊपर इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव आप करने जा रहे हो तो इसमें 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका डेरिवेटिव करते हुए प्रोडक्ट रूल लगाना। तो y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर जो दूसरा फंक्शन है वो डी वाई बाई डी एक्स है, उसको ऐसे ही रखना है, प्लस का साइन लगाओ, y एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ये ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया, और इनटू में डिनोमिनेटर, फिर माइनस का साइन। अब y इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, खत्म, स्वाहा। इधर रह गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इनटू में ये वाला x भी रहेगा, और फिर आ गया प्लस। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया आपका आंसर। इसमें से तो और कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, बस यही हमारा आंसर है। दोनों हमारे डेरिवेटिव ख़त्म हो गए और दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ख़त्म हो गए, तो हमारी इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक हमें दिया हुआ है, सॉल्विंग सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम ही है कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बड़े आराम से हम कर लेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं तो डेरिवेटिव करते हैं, जब हम सॉल्यूशन उसका निकालते हैं तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो जैसे अब यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका सॉल्यूशन बताना है। तो यानी जो हमें सॉल्यूशन पहले दिया हुआ था, यानी एक तरह से हमें क्या करना है, हमें ये बनाना है, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है, उल्टा काम करना है। अब उल्टा काम करना है तो फिर इसका उल्टा इंटीग्रेशन ही होता है ना। तो यहाँ पर अब कैसे करेंगे हम, dy बाई डी एक्स, ये जो y दिया हुआ ना, इस y को आप उधर ले जाओ, 1 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, हम जो y वाली टर्म्स है उनको dy के साथ लेके जाएंगे और जो x वाली टर्म है उनको dx के साथ लेके जाएंगे। तो अब यहाँ पर x वाला तो कुछ है नहीं, केवल ये y है और इस y के साथ एक कांस्टेंट भी है, तो इसको हम y के साथ इधर ले आते हैं, dy अपॉन में 1 माइनस वाई, और इधर ले जाते हैं हम dx। dy हो या dx हो, उसको न्यूमरेटर में रखना है, उसको नीचे नहीं रखना। अब ऐसा करने के बाद इसको कर देते हैं हम इंटीग्रेट, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1 अपॉन 1 माइनस वाई का करेंगे तो ये लॉग में आ जाएगा। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए सही से। अब y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डिवाइडेड बाय -1 और करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू dx का तो हो जाएगा x और प्लस में लगा देंगे कांस्टेंट c। कांस्टेंट आपको एक ही जगह लगाना है, या उधर लगाओ या इधर लगाओ, एक ही जगह लगाना है। अब यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि माइनस लॉग, ऐसा करके माइनस लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस में सी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस x को इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू में माइनस सी और प्लस सी। तो आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। आप चाहते हो कि यहाँ से माइनस अच्छा सा नहीं लग रहा, हटा दो माइनस को, कुछ परेशान नहीं करेगा आपको। आप लिख दो ऐसे x प्लस में लॉग 1 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस सी। लेकिन जो c वगैरह है ना, c के साथ चाहे c स्क्वायर आ जाए, c माइनस में आ जाए, c अपॉन में आ जाए, उसको लास्ट में उठा के कैपिटल C करके छोड़ दो, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट को अपने अंदर इकट्ठा कर लेगा। तो आंसर हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको C1 से डिनोट कर देना कि लास्ट में जाके हमने इसको C कर दिया, थोड़ा अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो, नहीं तो स्मॉल और कैपिटल में आप लिख सकते हो। अब ऐसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें ये dx इधर है और dy इधर माइनस में है, तो अभी तो हम dy बाई dx को अलग अलग कैसे करेंगे, तो उसके लिए उधर ले जाके जाना पड़ेगा। तो y log y dx इक्वल्स टू x dy। अब dx ये है, इसके साथ ये x ले लो, और ये y और log y है, यहाँ पर आ जाएंगे, इसके साथ इंटीग्रेट करो, इसके साथ इंटीग्रेट करो, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log x आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी log में आएगा। क्यों log में आएगा, क्योंकि नीचे जो log y दिया हुआ है उसी का डेरिवेटिव दिया है आपको 1 अपॉन वाई, तो यानी इसका इंटीग्रेशन बनेगा log ऑफ log y। अब आपको एक चीज़ और करनी है, अगर आपके पास ये वाली टर्म भी लॉग में है, ये भी लॉग में है, कुछ और आ रही है वो भी लॉग में, मतलब सारी टर्म अगर लॉग में आ रही है ना, तो सी को बिरादरी से बाहर मत करो, सी को भी लॉग में ले लो, ये आ जाएगा log c। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप इसको इधर लाओगे log x माइनस log y, आप यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देना और इसको इकट्ठा कर देना, log ये हो जाएगा x, माइनस में है तो डिवाइड में आ जाता है। अब दोनों तरफ से log log कर दो, ख़त्म, काटना नहीं, बस ऐसे ही ख़त्म कर देना, x अपॉन में log y इक्वल्स टू c। अब ये आपकी इक्वेशन आ गई, या इसको आप ऐसे लिख दो, x इक्वल्स टू c log y। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर dy अपॉन dx है, लेकिन यहाँ पर जो x और y की टर्म्स है ना वो मिक्स हो रही है। तो जो मिक्स हो रही है ना, पहले आपको उसको अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करेंगे? तो e की पावर x प्लस वाई है, उसको ऐसे लिख दो e की पावर x इंटू e की पावर y। अब इन दोनों में से आप e की पावर निकाल दो कॉमन, e की पावर y कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा e की पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर। अब आप कर दो dx को इधर ले आओ, ई वाई को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन ई की पावर y dy, और ये इधर आ जाएगा e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको ऊपर ले जाओ और इंटीग्रेट कर देना, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। e की पावर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस वाई रहेगा और माइनस वाई का माइनस आ गया, इज इक्वल्स टू e की पावर x का e की पावर x और एक्स स्क्वायर का बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। इन दोनों को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, c को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा ऐसे e की पावर x e की पावर माइनस वाई एक्स क्यूब अपॉन 3 और इक्वल्स टू बन गया माइनस c। अब c में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, c को अपने हिसाब से आप मोल्ड कर लो, जो माइनस c है उसको ख़त्म करके उसकी जगह पर से कैपिटल C कर दो। अब यहाँ पर ये हमने जो निकाले थे ना, ये थे जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा था ना, हम उसको ऐसे छोड़ रहे थे, हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल रहे थे। अब ये इस क्वेश्चन में कहता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो, मतलब इसमें आपको C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और C की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दो कंडीशन दे रखी है। तो पहले तो स्टार्ट आपको ऐसे ही करना है, ये dy बाई dx है, इसको आप उधर लेके जाओगे तो ये इक्वेशन बन गई ऐसे dy इक्वल्स टू x 2 log x प्लस 1 और फिर ये आ गया dx। अब इसको आपको करना है इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करोगे आप तो x को अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2x log x dx, और x को इससे करेंगे तो ये x आ गया अलग, तो इसको अलग इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग करते हैं। अब यहाँ पर इसमें भी जो 2 है ना, इस 2 को बेशक बाहर कर दो, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो कुछ परेशानी करेगा नहीं, इस 2 को बाहर कर देते हैं ऐसे। अब इसमें बाय पार्ट लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और कुछ पुट वुट करने से बात बनेगी नहीं, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो लॉग फंक्शन फर्स्ट होना चाहिए, ये सेकंड होना चाहिए। तो यहाँ तो आ गया y, ये 2 कॉमन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इस x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अब यहाँ से ये इससे हो जाएगा कैंसिल, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक 2 यहाँ पर ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट तो यहाँ आएगी, और ये बन जाएगा प्लस में c। अब इस 2 से अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा log x इंटू में एक्स स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ पर है, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो इक्वेशन फाइनली क्या बनी, y इक्वल्स टू log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि y को आप पुट करो 0 और x को पुट करो आप 2, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, इसको यानी c की वैल्यू आ गई -4 log 2। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर c की जगह पुट करोगे तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इक्वल्स टू log x इंटू एक्स स्क्वायर -4 log 2। तो ये जो आई है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब उसके बाद इसका जो पार्ट, वो पार्ट आता है जो 4 या 5 नंबर के अंदर आ सकता है,
ठीक है, कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा डेफिनेटली, लेकिन अगर आ गया और आपको नहीं आता होगा तो बहुत बड़ा पछतावा होगा कि काश ये वाला पार्ट और कर लिया होता तो 4-5 नंबर और हमारे बढ़ जाते। तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, बस स्टेटमेंट्स को समझना है, समझ के उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में अगर आपने कन्वर्ट कर लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप ना कर पाओ। ठीक है, क्यों अब जैसे क्वेश्चन को हम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाए या फिर मनी ग्रोथ आ जाए, दोनों को एक ही तरीके से डील करना है। अब यहाँ कहता है कि इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। कह रहा है कि एक कोई कल्चर है हमारे पास, उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, जिस रेट में मतलब जितने वो उस समय प्रेजेंट हैं उसी रेट से वो बढ़ रहे हैं, यानी उसके प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को पहले इसी लाइन को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम ये मान के चलते हैं, हमें नहीं पता कि बैक्टीरिया कितने हैं किसी टाइम पर, हमने मान लेते हैं कि लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट एनी टाइम टी। ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हम मान लेते हैं कि भाई पी नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। अब वो किस रेट से बढ़ रहे हैं, जिस रेट में वो प्रेजेंट है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पी कितना है, डी पी बाई डी टी, ये कितना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। इस लाइन का मतलब ये होता है। अब इसको आप हटाओगे तो क्या करना है आपको, डी पी बाई डी टी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स टू लगाना है और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लिख देना है। यहाँ मेंशन कर देना वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पर आने के बाद क्या करना है, जैसे हम अभी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, अब वही तरीका हमें यूज़ करना है। जो यहाँ पर P है, इसको P को तो आप इधर dP के नीचे ले आओ और dt को इधर K कांस्टेंट है इसके साथ ले जाओ। यहाँ पर आने के बाद इंटीग्रेशन कर दो। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही स्टार्ट करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आएगा log P, इसके बाद आ गया KT प्लस में C, ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। तो ये जो पहली वाली लाइन थी ना यहाँ तक, उससे यहाँ तक का काम हमारा हो गया। उसके बाद देखो अब आगे क्या क्या आपको दिया हुआ है। सबसे पहले ये देखो कि भाई स्टार्टिंग में कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे, क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है। पढ़ो उसमें क्या लिखा है, इट इज़ फाउंड दैट देयर आर 10,000 बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। 3 घंटे के बाद इतने बैक्टीरिया हो गए और 5 घंटे के बाद 40,000 हो गए। तो स्टार्टिंग में कितने थे, नहीं दिया हुआ। अब स्टार्टिंग में कितने थे ये नहीं अगर दिया हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में लेना आपको वही पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको लेना है कि इफ़ t इक्वल्स टू 0, यानी स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे। अगर दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए हुए तो आप क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है ना वो ले लेना p नॉट। हम मान लेते कि स्टार्टिंग में इतने बैक्टीरिया थे। अब इन दोनों को आप पुट करना है आपको फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन बनी ऐसे log p नॉट, ये हो जाएगा 0 प्लस में c। इसका मतलब c की वैल्यू मिल गई आपको log ऑफ p नॉट। सबसे पहले आपको c की वैल्यू निकाल लेनी है, इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो इक्वेशन क्या बनी है अब, log p नॉट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी log p नॉट, log p इक्वल्स टू के टी, c की जगह आ गया log ऑफ p नॉट। इसको आप इधर ले आओ तो ये आ गया log p माइनस log p नॉट इक्वल्स टू के टी। इनको log की प्रॉपर्टी लगाकर इकट्ठा कर दो, log p अपॉन में p नॉट इक्वल्स टू के टी। अगर आप यहाँ से log अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको log में लेके चलना है इक्वेशन को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके चलना है। तो आप इस log को अगर हटाओगे तो इसको उधर ले जाओगे तो यह आ जाएगा p अपॉन में p नॉट e की पावर के टी, ऐसे इक्वेशन बन जाएगी। और log में रखना चाहते हो तो फिर ऐसे ही रखा रहने दो। अब आगे की जो कंडीशन है ना वो पुट करो। अब अगली कंडीशन में यहाँ कहता है कि भाई 10,000 बैक्टीरिया है 3 घंटे में। तो अब अगर t की जगह 3 है तो जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है यानी p जो है वो कितना है, 10,000। तो ये यहाँ पर आप पुट कर दो, तो p की जगह पर आ गया 10,000, p नॉट हमें अब पता नहीं है अभी, ये हो गया e की पावर 3 के। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। फिर आगे कहता है कि भाई अगर 40,000 बैक्टीरिया हैं 5 घंटे में, यानी t की वैल्यू अगर 5 है तो p की वैल्यू 40,000 है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे इसको 40,000 अपॉन में p नॉट इक्वल्स टू e की पावर 5 के।
ये आपके पास एक कंडीशन आ गई। अब आपको इसको सॉल्व करके पी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पी नॉट की वैल्यू अगर हम फाइंड करने के लिए यहाँ से जाएं तो हमारे पास क्या होगा, ई की पावर इधर है 3k, हम यहाँ से ई की पावर k की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दें। या फिर आप सिंपल ये करो कि आप पहले इन दोनों को डिवाइड कर लो। डिवाइड करने से क्या होगा, पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड 4/3, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/4 आएगा। और ये जब डिवाइड करेंगे तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आएगा 1/में ई की पावर 2k। तो यानी ई की पावर 2k की जो वैल्यू है ये आ रही है 4। इसका आप स्क्वायर रूट कर दो तो ई की पावर k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब ई की पावर k की जो वैल्यू है ना वो आप पुट कर दो यहाँ पर। तो ई की पावर k की वैल्यू जो 2 आई है उसको आप यहाँ पर पुट करो। इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10,000 अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू ई की पावर k फिर उसकी पावर 3। तो यहाँ पर आप पुट कर दो इसको 2 की पावर 3 यानी ये बन जाएगा 8। इधर से ये 8 आ जाएगा और इसको यहाँ पर लाके डिवाइड कर दोगे आप 10,000 को। अगर आप डिवाइड करोगे 8 से तो ये बन जाएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 20। तो पी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1250, यानी स्टार्टिंग में जो पॉपुलेशन थी वो थी 1250। अब करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरी टाइप का, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसमें क्या कहता है कि मिसेज रजनी डिपॉजिट ₹10,000 इन ए बैंक दैट पेज 4% इंटरेस्ट कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। मिसेज रजनी ने 10,000 रुपये जमा करे 4% इंटरेस्ट के हिसाब से। कहता है कि हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 10 ईयर। तो 10 साल के अंदर वो जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर 4% का उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है यहाँ पर पैसे का। अगर हम मान लेते हैं लेट पी बी द प्रिंसिपल, let p be the principal at any time t, तो फिर हम यहाँ पर रेट ऑफ चेंज क्या लेंगे, dp/dt किस रेट से चेंज हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 4% किसका, 4% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट का। तो ये बन गया आपके पास dp/dt इक्वल्स टू 4/100p। इक्वेशन बन गई। अब आगे का काम वैसे ही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। p को इधर लाओ, dp/p, यहाँ से आ जाएगा 1/25 और dt, इंटीग्रेट कर दो। तो ये आ गया आपके पास log p 1/25 t प्लस में c। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालने के लिए कहता है, फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 10 ईयर। सबसे पहले सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको टी को 0 लेना है। टी को अगर आप 0 लेते हो तो प्रिंसिपल कितना है। अब इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में उसने प्रिंसिपल दिया हुआ है कि हमारे पास 10,000 रुपये, वही तो इंक्रीज हो रहा है, तो यानी जो प्रिंसिपल है वो 10,000 है। तो यहाँ पर आप पुट करोगे इसको log 10,000, ये तो 0 हो जाएगा, यानी सी की वैल्यू आ गई log 10,000। इसको यहाँ पर आप पुट करो तो बन गया log p इक्वल्स टू 1/25 t प्लस में log 10,000। अब 10,000 को इधर लाके इकट्ठा कर दो, log के साथ प्रॉपर्टी लगा दो, आ जाएगा p/10,000। इधर से रहेगा 1/25 t। फिर इस log को उधर लेके जाओगे तो आ जाएगा p/10,000 e की पावर t/25 और p की वैल्यू आ गई 10,000 e की पावर t/25। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो पहली कंडीशन है कि हाउ मच अमाउंट विल शी गेट आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद उसे कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप t की जगह 10 पुट कर दो, तो p कितना आ गया 10,000 e की पावर 10/25। तो इसको आप काटोगे 5 दूनी 10, 25 और ये इसको डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा ना। और e की पावर जो 0.4 है इसकी वैल्यू ये है,
1.49182। इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर डेसिमल 5 प्लेस के बाद है तो 4 जीरो ये छोड़ दो और एक यहाँ से ले लो, तो 14918.20 इतना आपका प्रिंसिपल बन जाएगा 10 साल के बाद। ठीक है, 14918.2। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मनी टू डबल। मनी को डबल होने में कितना टाइम लगेगा, अब टाइम निकालना है। अब मनी को डबल करना है। डबल करने का मतलब है कि जो P स्टार्टिंग में 10,000 था उसका डबल करेंगे तो आ जाएगा 20,000। अब इसको करने में टाइम कितना लगेगा, तो फिर आप इसी इक्वेशन पे जाओ। ठीक है, इस इक्वेशन पर P की जगह आप पुट करो 20,000 और e की पावर 10,000, e की पावर t अपॉन 25। अब 10,000 को यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 बचेगा। अब हमें वैल्यू t की निकालनी है तो हमें दोनों साइड यहाँ पर e को हटाने के लिए या तो log लो, या सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ से जब log को उधर लेके गए तो ये e में कन्वर्ट हो गया, तो e को वापस लाओगे तो ये log में हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ऐसे log 2 इक्वल्स टू में t अपॉन 25। log 2 की वैल्यू आपके पास ये है 0.6931। अब t की वैल्यू निकालने के लिए 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 3 जा 75 और 2 77, 25 9 जा 225 प्लस में 7 232, कैरी किया हमने 23, 25 6 जा 150 और 23 कैरी करेंगे आ जाएगा 173। डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, तो 17 अप्रोक्सीमेट 17 ईयर्स आप लिख सकते हो। वैसे 17.32 ईयर्स है, तो आप डेसिमल में या तो उसको 17 ईयर कर दो अप्रोक्सीमेट, या फिर डेसिमल में 2 प्लेस तक लिख दो। ठीक है, इतना ही करो, इससे ज़्यादा मत, 2 प्लेस तक ही लिख ही दो। अगर बिल्कुल क्लोज होता 17.01 तरह कुछ होगा तो फिर 17 लिख दो, अदरवाइज 2 प्लेस में रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब ये न्यूटन्स आपको वही सर मैथमेटिक्स में साइंस और बीच में घुसा दिया और परेशान करने के लिए, पर चलो जो है जैसा भी है। अब ये कहता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास है, गर्म ऑब्जेक्ट, उसको जब हम सराउंडिंग में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है। अब गर्मा गर्म चाय आती है, गर्मा गर्म चाय का मज़ा वो भी सर्दियों में बहुत मज़ेदार है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी देर कर दी ना तो वो गर्मा गर्म मज़ा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। चाय सर्दियों में जल्दी ठंडी हो जाती है। जल्दी ठंडी क्यों हो जाती है? क्योंकि जो चाय का टेम्परेचर होता है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है उसमें गैप ज़्यादा होता है। चाय गर्मा गर्म आती है और टेम्परेचर जैसे आजकल चल रही है दिल्ली की सर्दी, और जो मौसम विभाग है उसने भविष्यवाणी कर रखी है 3 दिन तक भैया दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा। लेकिन आज फिर भी मौसम बढ़िया है, कोई भविष्यवाणी सारी गलत है। तो जो डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ना उतना ही यहाँ पर, जैसे मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ चेंज भी ज़्यादा होगा, मतलब चीज़ जल्दी ठंडी होगी। अगर डिफरेंस कम है, जैसे गर्मियाँ है, गर्मियों में चाय आ जाती है, आप 4-5 मिनट वेट कर सकते हो थोड़ा और ठंडी हो जाए, नहीं तो भाई गर्मा गर्म है, गर्मियाँ वैसी हो रही है, तो वहाँ पर चाय देर से ठंडी होती है, तो वहाँ रेट ऑफ चेंज जो है ना वो कम होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी कम होता है। तो जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, लेट पी बी द, यहाँ पर पी मतलब टी ले लो, कैपिटल टी, लेट टी बी द टेम्परेचर, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ टी एट, यहाँ पर टी है ना, नहीं भाई ये केक है, यहाँ पर केक है, एट एनी टाइम स्मॉल टी। ये स्मॉल टी तो टाइम के लिए लिया गया और कैपिटल टी जो है ये टेम्परेचर के लिए लिया है। तो यहाँ पर जब रेट ऑफ चेंज आप लिखोगे डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस ए। क्या है यहाँ पर? ए इज, अगर रूम दिया हुआ है तो रूम लिख दो, सराउंडिंग दिया है सराउंडिंग लिख दो, या रूम टेम्परेचर दिया हुआ है तो ए इज रूम टेम्परेचर। तो बस ये आपको चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ काम वैसे का वैसे ही करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। यहां पर डी पी लिख दिया, फिर मैंने डी टी, ठीक है। अब यहां पर इस टी को आप इधर लाओगे, डी टी अपॉन में टी माइनस ए, और यहाँ जो प्रोपोर्शनल है, पहले प्रोपोर्शनल का साइन तो हटाओ। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो हम लिखेंगे ऐसे डी टी अपॉन में डी टी,
प्रोपोर्शन का साइन हटाया, हम लिखते थे यहाँ पर के, अब लिखना है आपको माइनस के। क्यों लिखना है? क्योंकि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। अगर कम हो रही हो चीज़ तो यहाँ पर ये साइन हटाकर माइनस का साइन लगा दो, अगर बढ़ रही है तो फिर पॉजिटिव रहता ही है। और यहाँ पर भी आप एक ही जगह पर जो रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 75 वो पुट कर दो। अब आगे प्रोसीड करो, T-75 को इधर लाओ, इंटीग्रेट कर दो तो ये आ जाएगा log ऑफ T-75 आ जाएगा माइनस KT प्लस में C। अब C की वैल्यू निकालो, उसके लिए क्या करना है आपको, T को 0 लेना है। अब T को 0 लेना है तो टेम्परेचर दिया हुआ है क्या, जब आपने ओवन से केक निकाला तो वो इनिशियल टेम्परेचर है, तो ओवन से केक निकाला तो टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर था इसका 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको यहाँ पर पुट करना है तो log 185 माइनस 75 इक्वल्स टू माइनस KT, ये 0 हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ, माइनस करो 18 में से 7 गए 11, log 110। तो C की वैल्यू आप पुट कर दो इधर, तो इक्वेशन क्या बनी, log T-75 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस में log 110। अब अगर इस क्वेश्चन को आपको लॉग में रख के चलना है, लॉग में रख के चल लो, जैसे एक्सपोनेंशियल में बताना है तो फिर आप वैसे ही करो, पहले इसको लॉग को इधर लाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, फिर उसको ई में कन्वर्ट कर दो। तो इसमें मैं लॉग में लेके चलता हूँ कि आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए कैसे करना है। अब उसके बाद क्या कहता है आगे कि जब हमने उसको टेबल पे रख दिया जिसका रूम टेम्परेचर इतना है, रूम का, द टेम्परेचर ऑफ द केक रीचेज 150 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद जो उसका टेम्परेचर है केक का वो बन गया 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी T की वैल्यू अगर है हमारे पास आधा घंटा, तो जो केक का जो टेम्परेचर है ये कितना है 150 डिग्री। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे log T माइनस T की जगह 150 माइनस 75, इधर आ जाएगा माइनस K इंटू 1/2 और इधर से आ जाएगा log 110। तो ये log 75 आएगा, इसको आप इधर ले आओ, ये K/2 हो गया, इसको इधर ले जाओगे log 110 माइनस log 75, फिर इसको आप इकट्ठा करके लिख दोगे log 110 अपॉन में 75। ये K की वैल्यू आ गई। फिर कहता है आगे व्हाट विल बी इट्स टेम्परेचर आफ्टर 45 मिनट्स। अब ये 45 जो मिनट्स है ना, इस मिनट को आपको आवर्स में चेंज कर लेना, क्योंकि अभी तक आप टाइम जो है आवर्स में लेते आ रहे हो। इफ T इक्वल्स टू 45 मिनट को 15 से काटो से, T की वैल्यू होगी 3/4। तो अब आप यहाँ पर पुट करो, इक्वेशन कहाँ थी हमारे पास, ये इक्वेशन थी हमारे पास log T माइनस, तो टेम्परेचर तो हमें निकालना है, माइनस KT, K की जगह आपने ये पुट कर दिया, K की जगह आ जाएगा यहाँ से 2 log 110 अपॉन 75 इंटू में T की जगह 3/4 प्लस में log 110। अब ये आपके पास इक्वेशन है, इससे आपको T की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करें, पहले हम एक तो हमने इसको इससे कैंसिल कर लिया, इसको हम इधर ले आते हैं, यह आ जाएगा 3/2 log 110 अपॉन 75, इसको हम उधर लेके जाते हैं, फिर ये 3/2 को पावर में लेके जाओ, इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 22 आएगा, 5 से काटेंगे तो 15 आएगा, इसकी पावर आएगी 3/2। इधर से log की प्रॉपर्टी लगा दी, log 110 अपॉन में T माइनस 75, दोनों तरफ से log ख़त्म, तो इधर आ गया आपके पास 22 अपॉन में 15 की पावर 3/2। अब जो वैल्यू है ना आपको किसकी दे रखी है, डिपेंड उसके ऊपर करेगा। अब यहाँ पर देखो 0.6818 है, अब ये 0.6818 हमारे पास कहाँ से आएगा, अगर 25 को मैं डिवाइड करूँ 15 से
तो ये नहीं बनेगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन अगर मैं 15 को डिवाइड करूँ 22 से, मतलब ये कह रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको इधर ले आओ, 15 यहाँ ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, पावर इसकी 3/2 हो गई। अब अगर मैं 15 को डिवाइड करके देखूँ 22 से, तो क्या ये मेरा आ रहा है जो वैल्यू दे रखी है, डिवाइड करके एक बार देख लो। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 15 को डिवाइड करते हैं हम 22 से, तो 6 पे 0 लगाओगे, डेसिमल आ गया, 6 पे जाएगा, फिर कितना जा रहा है, सेकंड डिजिट 8 है, 8 पे जा रहा है, क्या जा रहा है, तो यही आएगी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो 0.563। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 0, 3 आ गया, 3 + 6 9, 5 + 6 11, और 5 और 1 6, डेसिमल आ जाएगा 3 प्लेस के बाद। 75 को उधर ले जाके प्लस करोगे तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 136.93 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये टेम्परेचर आ जाएगा उसका 45 मिनट्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग का। अब इस कार्बन डेटिंग में क्या कहता है यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ रेडियो कार्बन प्रेजेंट आफ्टर टी ईयर इज गिवन बाय दिस। आपको यहाँ पर इक्वेशन ऑलरेडी दे रखी है, इसमें ये आपको बनानी नहीं है। वेयर ए नोट इज द अमाउंट प्रेजेंट इन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो कार्बन। अब इसकी हाफ लाइफ बतानी है कि आधी कब होगी। तो इनिशियल लाइफ आपको ये दे रखी है ए नॉट, तो ये कह रहा है कि अगर ए की वैल्यू इसकी हाफ हो जाए, यानी ए नॉट बाई 2 हो जाए, तो यहाँ पर इस ए की जगह पर आप ए नॉट बाई 2 रखो, इधर आ जाएगा ए नॉट, ए की पावर माइनस log 2, 1/5700t। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया। यहाँ से अगर आप ई को इधर लाते हो, तो ई को इधर लाओगे तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, log 1/2, ये आ जाएगा माइनस log 2। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर log 1/2 का आप इसको आर्ग्यूमेंट को अगर रेसिप्रोकल करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। 1/2 को लिख दिया log 2 और साइन हो गया चेंज। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई 5700। अब आगे कहता है कि सेकंड पार्ट में चारकोल फॉर्म एन एनसेट पिट कंटेन 1/4 ऑफ द कार्बन 14 फाउंड इन द लिविंग सैंपल ऑफ सेम साइज, एस्टिमेट द एज ऑफ द चारकोल। तो यहाँ पर बस क्या काम करना है, वहाँ पर हाफ लाइफ हो रही थी या 1/4 हो रही है, इतना ही फ़र्क हो रहा है। ए की जगह पर आप रख दो, ए की जगह पर रखो आप ए नॉट अपॉन में 4। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की जो इक्वेशन है यहाँ पर ए नॉट अपॉन 4 रखो, फिर ये ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ई को फिर इधर लाओगे, log 1/4 हो गया, माइनस log 2, यहाँ log 2 है, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया। इस 4 को आप लिख लो ऐसे log 2 की पावर 2। अब log की जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये 2 आगे आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, इसको यहाँ लाके मल्टीप्लाई करोगे तो 11,400 ईयर्स इतना टाइम लगेगा इसके चारकोल को 1/4 होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है ड्रग एसिमिलेशन का। इसमें कहते हैं कि नेम्बुचल ए सोडियम सॉल्ट एक्ट एज ए सीडेटिव एंड हैज़ मैनी एप्लीकेशन
suppose Nambutal is used to anesthetize a dog. The dog is anesthetized when its blood stream concentration contain at least 45 mg of sodium pentaborbital per kg of the dog's body weight. ये कह रहा है कि जब हम डॉग को एनेस्थाइज करते हैं, एनेस्थाइज करने के लिए उसके अंदर कम से कम 45 मिलीग्राम ऑफ सोडियम पेंटाबॉर्बिटल होना चाहिए, ठीक है, पर केजी ऑफ द डॉग्स बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। अगर वो 1 किलो का है तो इतना होना चाहिए, और अगर 2 किलो का है तो इसका डबल होना चाहिए, इस तरह से। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सोडियम क्या है पेंटोबार्बिटल से एक्स इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी। तो अब ये कह रहा है कि जो उसके अंदर ड्रग प्रेजेंट है वो किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जितनी उसके अंदर उस समय ड्रग प्रेजेंट है। तो ड्रग जो प्रेजेंट है उसने मान लिया वो एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कितना है, dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट। अब ड्रग जब इंजेक्ट करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे उसका असर कम होगा, तो जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो dx/dt आ जाएगा -kx। अब सेम पहले काम ये करो कि x को इधर लाओ और -k/dt इंटीग्रेट कर दो, यह आ जाएगा यहाँ पर log x -kt प्लस में c। ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन बनी। अब यहाँ से आपको c की पहले वैल्यू फाइंड करनी है। अब c की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप पहले ये लेके चलो कि भाई स्टार्टिंग के अंदर उसके अंदर कितनी ड्रग थी स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं, क्या उसने दिया हुआ कि कितनी ड्रग थी। कह रहा है कि शो दैट द सोडियम पेंटाबॉर्बिटल इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द डग ब्लड स्ट्रीम गिवन दैट, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक तो आंसर हमें देना है। देन इट्स हाफ लाइफ इज़ 5 आवर्स, उसकी जो ड्रग है उसके अंदर 5 घंटे के अंदर वो आधी हो जाती है। तो व्हाट सिंगल डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑर्डर टू एनेस्थाइज ए 50 kg डॉग फॉर 1 आवर। तो 1 घंटे के लिए अगर हमें एनेस्थाइज करना है तो डॉग को हमें कितनी दवाई देनी पड़ेगी। तो यानी स्टार्टिंग में कितनी ड्रग थी वो मान लेते हम, x0 मान लेते, कुछ नहीं दिया हुआ उसके बारे में। तो इफ़ t इक्वल्स टू 0 देन ड्रग इज़ x इक्वल्स टू x0। तो ये आ गया यहाँ पर log ऑफ x0, यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी c की वैल्यू log x0 आ गई। इसको इधर ले आओ और लॉग को इकट्ठा करो। लॉग को उधर लेके जाओगे तो ये बनाएगा आपके पास x/x0 e की पावर -kt। ठीक है, यानी x इक्वल्स टू x0 e की पावर -kt। ये आपके पास इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसने कहा कि भाई अगर हमें जो डॉग में जो हमने दवाई डाली वो आधे घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आधी हो गई, तो यानी t अगर 5 है तो x की वैल्यू है x0/2। तो इस x की जगह x0/2 पुट करो। यहाँ से आ गया हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू e की पावर -5k। इसको अपॉन में ले आते हैं, तो e की पावर 5k की जो वैल्यू है ये आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या कहता है कि व्हाट सिंगल डोज शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन ऑर्डर टू एनेस्थाइज ए 50 kg डॉग फॉर 1 आवर। अगर हमें उस डॉग को 1 घंटे के लिए बेहोश करना है, एनेस्थाइज करना है, तो हमें कितनी दवाई उसको देनी पड़ेगी। अब जो बॉडी वेट है उसका डॉग का वो कितना है, बॉडी वेट है डॉग का 50 kg। तो अमाउंट ऑफ ड्रग कितना होना चाहिए, एक्स कितना होना चाहिए उसके अंदर, 50 इंटू में 45, क्योंकि 1 किलो के हिसाब से 55 मिलीग्राम उसके अंदर दवाई होनी चाहिए। तो कितना आ गया, इतनी मिलीग्राम उसको हमें दवाई देनी पड़ेगी उसके बॉडी वेट के हिसाब से, और हमें 1 घंटे के लिए उसको एनेस्थाइज करना है। तो स्टार्टिंग में कितनी ड्रग उसके अंदर थी ये हमें निकालना है। तो अब ये वैल्यूज़ को आप पुट कर दो यहाँ पर, x की जगह आप पुट करो 2250 इक्वल्स टू में x0 e की पावर -kt। अब e की पावर यहाँ से, अगर यहाँ से e की पावर k की वैल्यू निकालो आप,
अब e की पावर k की वैल्यू निकालेंगे तो 5 को उधर लेके जाएंगे तो 2 की पावर 1/5 बना। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया। अब यहाँ पर जब आप पुट करोगे x0 तो आपको निकालना है, e यहाँ पर हो गया, e की पावर मैं ऐसे लिख लेता हूँ e की पावर k, फिर इसकी पावर -t, इसको मैंने e की पावर k और -t को अलग कर दिया। ठीक है, यानी मैं इसको अगर अपॉन में ले आऊँ 2250, अब e की पावर k की वैल्यू है 2 की पावर 1/5, इसकी पावर है -t मतलब -1। अब इसको माइनस को प्लस करने के लिए अपॉन में ले आओ तो ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर 1/5 की वैल्यू आप पुट कर दो 1.1486। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फटाफट एक बार, क्या आएगा आंसर हमारे पास। 2250 इंटू 1.1486 तो 2584.35, तो 2584.35 मिलीग्राम। स्टार्टिंग में इतनी डोज इसको दी गई थी ताकि इसको 1 घंटे तक आप एनेस्थाइज कर सको। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका वन शॉट कंप्लीट हो गया है और आई होप आपको इस वन शॉट की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिलेगी, किस तरह से आपको वो करने चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।